दोस्तों, जरा सोचिए, एक जवान देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है, पीछे छोड़ जाता है एक गरीब सी विधवा और उसके छोटे छोटे बच्चे। अब आप सोचेंगे कि सरकार मदद करेगी, समाज उसका सहारा बनेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गांव का दबंग नेता ही उस बेचारी विधवा का खेत हड़प ले गया। और सबसे बड़ी बात, उस विधवा को खुद नहीं पता कि उसका दर्द सुनने वाला कौन है। उसे नहीं मालूम था वो जिसको भैया मानती है वही शहर का एसपी साहब है। और जब एसपी साहब को ये बात पता चली तो उन्होंने ऐसा किया कि पूरे गांव के दबंगों की रूह कांप गई। क्या किया उन्होंने, यही है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप इस कहानी को पूरी सुनिएगा और आपके अपने चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को लाइक और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको आज की कहानी सुनाते हैं। गांव का नाम था राजापुर। राजापुर कोई बड़ा गांव नहीं था, लेकिन मिट्टी में वीरों की खुशबू थी। हर गली में कोई ना कोई फौजी का किस्सा सुनने को मिल जाता था। लेकिन उसी गांव के कोने में तालाब के किनारे एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी खड़ी थी, जहां रहती थी सीता देवी। झोपड़ी की छत पर बांस और फूस बंधे थे। बरसात में जगह जगह से टपकता पानी अंदर आ जाता था। दीवारें मिट्टी की थीं, जिन पर दरारें साफ नजर आती थीं। आंगन में एक पुरानी टूटी चारपाई पड़ी रहती थी और दीवार पर टंगी थी एक पुरानी तस्वीर रामवीर सिंह की, जो फौजी ड्रेस में मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे। रामवीर सिंह सीता देवी के पति कारगिल की जंग में सीमा पर डटे रहे, गोलियों की बौछार में भी पीछे नहीं हटे और आखिर में तिरंगे में लिपटकर अपने गांव वापस लौटे। जब वो ताबूत गांव पहुंचा था तब पूरा राजापुर उमड़ पड़ा था। ढोल नगाड़े बजे, बच्चे फूल बरसा रहे थे, हर तरफ नारे गूंज रहे थे, भारत माता की जय, रामवीर सिंह अमर रहे। नेता मंच पर चढ़ चढ़ कर भाषण दे रहे थे। ये बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। सरकार इनके परिवार को पूरा सहारा देगी, घर मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होगी, हर महीने पेंशन आएगी। सीता देवी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लिए सोच रही थी, चलो अब मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, मेरे रामवीर सिंह की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन वक्त बीता, दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। सरकारी मदद तो दूर, कोई पूछने तक नहीं आया। नेता अपने अपने बंगले में लौट गए। अखबारों में छपी खबरें पुरानी हो गईं और सीता देवी का नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान से उतर गया। वो घर जिसका वादा हुआ था कागजों में ही दबकर रह गया। मुआवजा किसकी जेब में गया, किसने खा लिया, किसी को पता नहीं। और पेंशन की फाइल तहसीलदार की मेज पर धूल फांकती रही। झोपड़ी के आंगन में मिट्टी के छोटे छोटे ढेले पड़े रहते। बरसात में पूरा आंगन कीचड़ से भर जाता। सीता देवी अक्सर टपकती छत के नीचे मिट्टी के बर्तन रख देती ताकि पानी इकट्ठा हो सके। उसकी बेटी आरती बस 10 साल की, पतली दुबली काया, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में उम्र से पहले आई थकान। कभी माँ के साथ खेत में काम करती तो कभी छोटे भाई सोनू को बगल में उठाकर स्कूल जाती। उसके फटे कपड़ों पर जगह जगह धागे टाके गए थे। 7 साल का सोनू नंगे पांव, घुटनों तक आधी पैंट और धूल से भरी शर्ट पहने कभी खेत की मेड़ पर बैठा मिट्टी से खेलता, कभी भूखा प्यासा माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता। सीता देवी सुबह सुबह 4 बजे उठ जाती। पहले आंगन में गोबर से लिपाई करती, फिर बकरी का दूध निकालती, उसके बाद बच्चों के लिए सूखी रोटियां बनाती और खुद खेत की ओर निकल जाती। 1.5 बीघा का वो छोटा सा खेत ही उसकी दुनिया थी। खेत की मेड़ पर झुकी हुई उसकी काया, हाथ में हल, माथे पर पसीना और आंखों में सवाल, क्या मैं अकेले इन बच्चों का भविष्य बना पाऊंगी? जब खेत में काम ना होता तो गांव वालों के घर बर्तन मांजने जाती। कभी किसी ने 5 किलो अनाज दे दिया, कभी किसी ने पुराना कपड़ा, उसी से घर चलता। गांव वाले इज्जत तो बहुत देते थे। कभी उसे देखकर कहते, अरे ये तो हमारे शहीद रामवीर सिंह की पत्नी है। लेकिन जब मदद की बात आती तो सब पीछे हट जाते। कोई कहता, हमारे अपने घर में भी खर्चा है, हम क्या करें? तो कोई बोलता,
सरकार तो सब करेगी, हमें क्यों टांग अड़ानी। असल में सब दूर से सलाम करते थे, पर पास आकर हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। इन सब के बीच सीता देवी टूटी नहीं। वो हर रोज बच्चों को समझाती, बेटा भूख से मत घबराना, ये वक्त भी बीत जाएगा। तुम्हारे पापा ने दुश्मनों से डरना नहीं सीखा, तो हम भी किसी हालात से हार नहीं मानेंगे। रोटी चाहे आधी खानी पड़े, लेकिन पढ़ाई कभी मत छोड़ना। जब भी वो बच्चों को ये बात कहती, उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन आवाज़ में इतनी ताकत होती कि सुनने वाला भी सोच में पड़ जाता। राजापुर गांव का नाम सुनते ही लोग समझ जाते, यहाँ सबसे बड़ा दबंग कौन है। नाम था भूरे सिंह। भूरे सिंह की पहचान ही अलग थी। ऊंचा लंबा कद, चौड़ा सीना, माथे पर हमेशा लाल गमछा और हाथ में मोटी सोने की चेन। गांव में अगर कोई हिम्मत करके उसकी आंखों में देख ले तो उसकी वही बड़ी बात थी। उसके घर के बाहर हमेशा 4-5 मोटरसाइकिलें खड़ी रहती। उसके चारों तरफ रहते थे उसके खास गुंडे, लाठी डंडे से लैस। भूरे सिंह नेता भी था और ठेकेदार भी। पंचायत चुनाव जीत चुका था, एमएलए तक से उसकी जान पहचान थी। गांव का थानेदार हो या तहसील का बाबू, सब उसे सलाम ठोकते थे। भूरे सिंह के पास पहले से ही सैकड़ों बीघा जमीन थी, लेकिन उसकी निगाहें अब लगी थीं सीता देवी के छोटे से 1.5 बीघा खेत पर। क्यों? क्योंकि वो खेत सड़क के किनारे था। सरकार ने घोषणा की थी उसी सड़क से होकर हाईवे निकलेगा, मतलब साफ, जो भी उस जमीन का मालिक होगा उसे लाखों करोड़ों का मुआवजा मिलेगा। भूरे सिंह की आंखों में लालच चमका। उसने अपने गुर्गों से कहा, वो खेत हमें चाहिए। औरत जात क्या करेगी खेती बाड़ी, उसके पास तो वैसे भी गुजारे के लिए कुछ नहीं है। अगर ज़मीन हमारे पास आ गई तो आने वाले चुनाव में और मज़ा आ जाएगा। भूरे सिंह एक दिन चौपाल पर बैठा था। गांव वाले हुक्का पी रहे थे, तभी सीता देवी वहां से गुजरी। भूरे सिंह ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे सीता, सुना है तेरे खेत की हालत ठीक नहीं है, क्यों ना तू उसे हमें बेच दे, पैसा मिलेगा, बच्चों का भविष्य सुधरेगा। सीता देवी रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गले से आवाज़ भरी हुई निकली, भैया वो खेत मेरे लिए ज़मीन नहीं, मेरे पति की याद है। उसी को संभाल कर मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं वो खेत नहीं बेचूंगी। गांव के लोग चुपचाप सुनते रहे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बीच में बोल दे। भूरे सिंह ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, सोच लेना, हमारी बात कभी खाली नहीं जाती। अगले कुछ दिनों में सीता देवी ने देखा उसके खेत के चारों तरफ भूरे सिंह के गुंडे मंडराने लगे। कभी उसके खेत की मेड़ तोड़ दी जाती, कभी नहर का पानी रोक दिया जाता, रात में बकरी खेत में घुसा दी जाती और फसल चौपट कर दी जाती। सीता देवी ने पंचायत में शिकायत की, लेकिन पंचायत भी भूरे सिंह के इशारे पर चलती थी। मुखिया ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, तुझसे खेती नहीं होगी, खेत बेच दे, यही तेरे और बच्चों के भले में है। सीता देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो हाथ जोड़कर बोली, ये खेत मेरे रामवीर सिंह की आखिरी निशानी है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दोस्तों, गांव का कानून दबंग का होता है, और उस दिन वही हुआ। एक सुबह सीता देवी ने देखा उसके खेत में हल चल रहा है, मशीनें लगी हैं, गुंडे चारों तरफ खड़े हैं। भूरे सिंह अपने गमछे को कंधे पर डाले ऊंची आवाज़ में कह रहा था, अब यह खेत हमारा है, जो करना हो कर लो। सीता देवी बच्चों को लेकर खेत की मेड़ पर बैठ गई। उसने रोते हुए चिल्ला कर कहा, यह खेत मेरे पति की शहादत की निशानी है, तुम इसे छीन नहीं सकते। लेकिन गुंडों ने उसकी आवाज़ दबा दी। किसी ने धक्का दिया, किसी ने गाली दी। बच्चे डरकर माँ से लिपट गए। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। सबकी आंखों में डर था, कोई आगे बढ़कर साथ देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। खेत पर जबरन कब्जा कर लिया गया। सीता देवी बच्चों के साथ वहीं मेड़ पर बैठी रोती रही। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, जैसे वो अपनी ज़मीन को पकड़कर किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। बेटी आरती रोते रोते बोली, माँ, पापा ने देश के लिए जान दी थी, फिर हमें ही क्यों इतना दुख मिल रहा है। 7 साल का सोनू अपनी माँ का आंचल पकड़कर कांपते हुए कह रहा था, माँ, अब हम कहाँ खेलेंगे, ये तो हमारा खेत था ना। सीता देवी बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या शहीद की विधवा होना ही मेरी गलती है। अगले दिन सीता देवी थाने पहुंची। पैरों में चप्पल टूटी हुई थी, पसीने से लथपथ कपड़े और गोद में शिकायत लिखी हुई चिट्ठी। थानेदार कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। सीता देवी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, साहब, भूरे सिंह ने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, ये खेत मेरे बच्चों की रोटी है। थानेदार हंसते हुए बोला, अरे बहन जी, आप भूरे सिंह का नाम ले रही हैं, वो तो हमारे इलाके का नेता है, उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती, आप अपने भले में चुप रहिए।
सीता देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो गिड़गिड़ाती रही, साहब मेरे पति देश के लिए शहीद हुए थे, अगर उनकी विधवा को ही इंसाफ नहीं मिलेगा तो और किसे मिलेगा। लेकिन थानेदार ने चिट्ठी फाड़कर टेबल पर फेंक दी और दरवाजा दिखा दिया। गांव के चौपाल पर सीता देवी ने पंचायत बुलाई, लेकिन वहां भी वही कहानी। सबने कंधे उचकाकर कहा, हम भूरे सिंह से पंगा नहीं ले सकते, अगर तुम्हारा खेत गया है तो ऊपर वाले की मर्जी मानो। उस वक्त सीता देवी का गला सूख गया। उसने चौपाल से उठते हुए कहा, ठीक है, अगर गांव, पंचायत और कानून सब चुप है तो मैं भगवान के भरोसे नहीं बैठूंगी। मैं अपने रामवीर की कसम खाकर कहती हूँ, अपने बच्चों के लिए इंसाफ लेकर रहूंगी। उसी रात सीता देवी अपने बच्चों को लेकर मंदिर गई। वो घंटों भगवान के सामने बैठी रही, आंखें बंद करके प्रार्थना करती रही, हे प्रभु मेरी मदद करो, मेरे बच्चों का भविष्य मत छीनो। मंदिर में ही संयोग से गांव का एक बुजुर्ग बैठा था। उसने सीता देवी की हालत देखी और धीरे से कहा, बेटी रो मत, याद कर तेरे मायके का बेटा अजय प्रताप सिंह अब बड़ा अफसर बन गया है। लोग कहते हैं कि वो जिले का एसपी है, क्यों उससे मदद नहीं मांगती हो? सीता देवी ने चौंक कर कहा, क्या मेरा अजय भाई? वही अजय एसपी साहब है? बुजुर्ग मुस्कुराए, हाँ बेटी वही, अब तेरी पुकार उसके पास पहुंचनी चाहिए। इधर अजय प्रताप सिंह यानी एसपी साहब अपने ऑफिस में बैठकर फाइलें देख रहे थे। तभी उनके एक पुराने बचपन के दोस्त ने उन्हें फ़ोन किया और कहा, अजय तुझे मालूम भी है तेरी मुंह बोली बहन सीता किस हालत में है? उसके खेत पर भूरे सिंह ने कब्जा कर लिया है और पूरा गांव चुप है। ये सुनते ही एसपी साहब की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने टेबल पर रखी कलम इतनी जोर से दबाई कि नोक टूट गई। धीरे से बुदबुदाए, सीता दीदी और उसके बच्चों पर अत्याचार? नहीं, ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। रात भर अजय प्रताप सिंह यानी एसपी साहब को नींद नहीं आई। आंखों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, उनकी मुंह बोली बहन सीता देवी और उसके छोटे छोटे बच्चे जो खेत की मेड़ पर बैठकर रो रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने वर्दी पहनी, कंधों पर चमकते सितारे और चेहरे पर गजब का गुस्सा। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और पूरे पुलिस बल को आदेश दे दिया, आज इंसाफ होगा, तैयार हो जाओ। दोपहर होते होते राजापुर गांव की गलियों में अचानक सायरन गूंज उठा। गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। पुलिस की जीपें, हथियारबंद सिपाही और बीच में एसपी साहब की गाड़ी। भूरे सिंह उस समय अपने घर के बाहर चौपाल पर बैठा था, हुक्का पी रहा था। उसके गुंडे मजाक कर रहे थे, अब सीता क्या करेगी, किससे लड़ेगी? गांव में कौन है जो भूरे सिंह के सामने खड़ा हो सके? तभी दूर से धूल उड़ती दिखी और गाड़ियां आकर सीधे उसके घर के सामने रुक गईं। एसपी साहब गाड़ी से नीचे उतरे, ऊंची आवाज में बोले, भूरे सिंह बाहर आओ। पूरा गांव जमा हो गया। लोग कानाफूसी करने लगे, अरे ये तो हमारे जिले के एसपी साहब हैं, क्या तूफान आने वाला है। भूरे सिंह हड़बड़ा कर बाहर आया, कंधे पर गमछा डाला, मगर आवाज़ धीमी पड़ गई, साहब आप यहाँ? एसपी साहब गरजते हुए बोले, हाँ मैं यहाँ हूँ और आज हिसाब होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शहीद की विधवा का खेत हड़पने की? ये सिर्फ ज़मीन नहीं, ये देश के उस सिपाही की आखिरी निशानी है जिसने कारगिल में अपनी जान दी और तुमने उस पर कब्जा किया। शर्म नहीं आई? गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोककर यह नज़ारा देख रहा था। भूरे सिंह ने हकलाते हुए कहा, साहब गलतफहमी हुई है, वो खेत तो मैंने। लेकिन एसपी साहब ने बीच में डांटते हुए कहा, चुप, जरा भी झूठ बोला तो यहीं जीप पर खड़ा करके जूतों से पिटवाऊंगा। शहीदों की विधवा को रुलाने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान का अपमान, और इस अपमान की सजा तुझे आज यहीं मिलेगी। एसपी साहब ने हाथ उठाकर इशारा किया। तुरंत सिपाही आगे बढ़े और भूरे सिंह और उसके गुंडों को घेर लिया। हथकड़ियाँ चमकी और भूरे सिंह की आंखों में डर साफ दिखने लगा। गांव वाले जो अब तक डर कर चुप थे अब ताली बजाने लगे। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। आज पहली बार किसी ने भूरे सिंह को उसके ही दरवाजे पर झुकाया है। इसके बाद एसपी साहब पूरे पुलिस बल के साथ सीता देवी के खेत पर पहुंचे। जेसीबी मशीन से वहां बनी अवैध मेड़ और झोपड़ी तोड़वाई गई। गांव वालों के सामने ऐलान किया, ये खेत अब सीता देवी और उनके बच्चों के नाम है। ये खेत अब सीता देवी और उनके बच्चों के नाम है। कोई भी अगर इस खेत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो समझ लेना पूरा राजापुर जेल में होगा। सीता देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बच्चों को सीने से लगाकर बोली, देखो बेटा, भगवान ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, तुम्हारे पापा आज भी हमारे साथ हैं। एसपी साहब उनके पास आए, उनका हाथ पकड़कर बोले, दीदी जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है तुम्हें कोई आंसू नहीं बहाना पड़ेगा। तुम्हारा इंसाफ सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरे लिए भी इज्जत का सवाल है। फिर एसपी साहब ने पूरे गांव के सामने कहा, याद रखो, ज़मीनें और कुर्सियां हमेशा के लिए नहीं होती। ताकतवर वही है जो गरीब का सहारा बने। अगर हम शहीद के परिवार की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारा अस्तित्व ही बेकार है।
अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब सच और हिम्मत एक साथ खड़े हों तो अन्याय मिट जाता है। गांव के चौपाल पर अब भी भीड़ जमा थी। भूरे सिंह हथकड़ी पहने खड़ा था, चेहरा जमीन की तरफ झुका हुआ। जिस आदमी से पूरा गांव कांपता था वो आज इंसाफ की ताकत के सामने पिघल चुका था। सीता देवी बच्चों का हाथ पकड़कर खड़ी थी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू झर रहे थे। उनके बच्चों ने मासूम आवाज में कहा, माँ, अब पापा का खेत हमें वापस मिल गया, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। सीता देवी ने बच्चों को सीने से लगाते हुए आसमान की ओर देखा और बोली, हे भगवान, आज मुझे यकीन हो गया, मेरे पति शहीद होकर भी हमारे साथ हैं। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। गांव वाले तालियां बजा बजा कर जय हिंद के नारे लगाने लगे। पूरा गांव उस दिन पहली बार डर से आज़ाद महसूस कर रहा था। एसपी साहब ने भीड़ की तरफ देखा और बोले, याद रखो, अन्याय चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर गरीब की आह और शहीद का खून साथ मिल जाए तो सबसे बड़ा दबंग भी मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद पुलिस जीप भूरे सिंह को लेकर जेल की तरफ रवाना हो गई। गांव वालों ने उसी समय सीता देवी को उनके खेत की मेड़ पर बैठाकर सम्मान दिया और बच्चे खेलते हुए कह रहे थे, अब ये खेत हमारा है, पापा का खेत। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक विधवा बहन की नहीं है, ये कहानी पूरे समाज की है। हम अक्सर देखते हैं कि ताकतवर लोग गरीबों की ज़मीन, उनका हक छीन लेते हैं, लेकिन सच यही है, अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो लंबे समय तक टिकता नहीं। आज उस विधवा बहन के खेत पर सिर्फ फसल नहीं उगेगी, वहाँ उसकी उम्मीदें, उसके बच्चों के सपने और एक शहीद की कुर्बानी की इज्जत भी लहराएगी। याद रखिए, ताकतवर वो नहीं होता जिसके पास गुंडे हों, ताकतवर वो नहीं होता जिसके पास कुर्सी हो। असली ताकत वही है जो किसी गरीब की आंख का आंसू पोंछे और किसी शहीद की पत्नी की इज्जत बचाए। इसलिए दोस्तों, अगर आपके सामने कभी कोई अन्याय हो रहा हो तो चुप ना रहना, क्योंकि चुप रहना भी अन्याय करने वाले को ताकत देने जैसा है। और जो शहीद अपने प्राण देकर हमें आज़ादी दिला गए, उनका असली सम्मान तभी होगा जब हम उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। तो आइए मिलकर ये वादा करें कि किसी भी सीता देवी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और हर भूरे सिंह को उसके घमंड का अंजाम जरूर मिलेगा। आप बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और आपके अपने चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सर। जय हिंद।